नमो बुद्धाय। मेरा नाम हुआ डॉक्टर रंजन कुमार। मैं टूरिस्ट अप्रूव टूरिस्ट गाइड हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस पटना से। ये हम लोग नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय के भग्नावशेष देखने आए। बचे हुए बौद्ध विश्वविद्यालय का छोटा सा पार्ट। इसकी इतिहास देखेंगे तो बहुत बड़ी विश्वविद्यालय यहाँ थी। विद्वानों की नगरी यह नालंदा था। आज से 2600 साल पहले जब भगवान बुद्ध थे, उस समय यह विश्वविद्यालय के नाम से नहीं जाने जाते। इस जगह को नालंदा नहीं कहे जाते थे। भगवान बुद्ध के टाइम में यह एक आम का जंगल था। इस जगह को अम्रपवारिका वन बोलते थे। अम्रपवारिका वन, मैंगो गार्डन थे, आम का बागीचा था। जंगल ही जंगल थी, आबादी कम थी। ये अभी न्यू नाम है बिहार। इसका पुराना नाम था मगध। भगवान बुद्ध के टाइम में इस जगह को मगध नाम के नाम से जाने जाते थे और मगध देश की राजधानी उस समय राजगीर थी। अभी बिहार की राजधानी पटना हो। तो जब राजा बिंबिसार राजगीर में थे, उस समय भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में बोधि वृक्ष के पास हुआ। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वप्रथम सारनाथ से स्टार्ट किए। उस समय राजा बिंबिसार को उपदेश देने वे राजगीर आए थे और 6 वर्षों तक वे राजगीर में ठहरे। वह जगह का नाम है बेनुबना, बम्बू गार्डन। और राजा बिंबिसार को उपदेश देने के लिए गिरिडकूट पहाड़, जहाँ विश्व शांति स्तूपा लगी, वहाँ एवरीडे जाकर वो राजा बिंबिसार को उपदेश देते थे। जब भगवान बुद्ध राजगीर में ठहरे 6 वर्षों तक, उस समय यहाँ धर्म के प्रचार में आया करते थे। यह जगह बहुत शांति की नगरी थी और यह जगह भगवान बुद्ध को पसंद था। धर्म प्रचार में जब यहाँ आए तो यहाँ के 2 किसानों को उन्होंने अपने परम शिष्य बनाए, जो आगे चलकर एक का नाम है सारिपुत्रा, दूसरा का नाम है महामुगलायना। ये दोनों का जन्मभूमि नालंदा है। जहाँ आपकी गाड़ी टर्निंग लिया नालंदा द्वार, उसके पास में एक गांव का नाम है कूल गांव, जो महामुगलायना का वो, और जहां आपकी गाड़ी अभी ठहरी है, इसके बगल का गांव का नाम है सारिलचक, जो सारिपुत्र का जन्म एवं निर्माण स्थान है। उनकी याद में सम्राट राजा अशोक का शासन काल जब हुआ तो उन्होंने यहाँ सारिपुत्रा की स्तूपा का निर्माण किए। क्योंकि सारिपुत्र जो थे वो गांव के थे, मुखिया के बच्चे थे। भगवान बुद्ध के बातों से प्रभावित होकर वो बौद्ध धर्म को स्वीकार किए। और सारिपुत्रा का ऐसा हिस्ट्री है कि जिस रूम में वो जन्म लिए थे, उसी रूम में उनका निर्माण भी हुआ था। ऐसा बाई संजोग होता है। और सारिपुत्रा का निर्माण जो हुआ, उस समय भगवान बुद्ध यहीं थे। जब सम्राट राजा अशोक ने ये यहाँ स्तूपा का निर्माण किए, उसके 800 वर्ष बाद सम्राट कुमारगुप्त ने ये नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की। आप कह सकते हैं कि बौद्ध विश्वविद्यालय कैसे बना? तो सारिपुत्रा का स्तूपा बनी थी। बुद्ध यहाँ आए थे, बुद्ध धर्म के प्रचार करके यहाँ से आगे चले गए। जो कुशीनगर में भगवान बुद्ध का निर्माण हुआ, बहुत सारे उनके अनुयायी लोग, बुद्धिस्ट मॉन्क लोग यहाँ छोटा सा बिहार बनाकर रह रहे थे। और लोगों की इच्छा थी कि मैं ज्ञान को आगे बढ़ाएं और इस धर्म को फैलाएं। उस समय गुप्त काल इंडिया के लिए स्वर्ण युग काल कहे जाते, गोल्डन पीरियड था। कुमारगुप्त राजा की राजधानी थी पाटलिपुत्रा। पटना में कहीं स्टूडेंट नहीं थे। विश्वविद्यालय की योजना बनाए, वो कहाँ बनाएंगे जहाँ स्टूडेंट रहेंगे? तो यहाँ 500 जो बौद्ध भिक्षुक थे, पहले के राजा लोग धर्म के लिए झगड़ा नहीं करते थे। वह जनता की भलाई के लिए इन लोगों का खाना पीना रहना सहना सारी मेंटेनेंस राजा लोग करने लगे। पास में तो यहाँ बौद्ध गांव थी, वह 100 गांव से टैक्स लेते थे और यूनिवर्सिटी को डोनेट कर देते थे। तो कुमारगुप्त ने यहाँ स्थापना दिया और इसका नामकरण किया नालंदा। न अलम दा, न मीन्स होता नहीं, अलम मीन्स होता बेकार, दा मीन्स होता देना। यानी नालंदा कुछ बेकार नहीं हो,
साकार हो, जिनका एडमिशन हो, वो सब्जेक्ट का विद्वान ही बनकर निकले। ये विद्वानों की नगरी नालंदा की स्थापना हुई। उस समय यहाँ फर्स्ट चीनी यात्री फाहियान आए थे 5वीं शताब्दी गुप्ता पीरियड में। फाहियान यहाँ के स्टूडेंट टीचर रहे। उन्होंने नालंदा के बारे में कोई हिस्ट्री को नहीं लिखा। दूसरे राजा 7वीं शताब्दी में कनौज के राजा हर्षवर्धन थे। उस समय यहाँ सेकंड चीनी यात्री हुएनसांग आए थे। हुएनसांग यहाँ के छात्र रहे, टीचर रहे। उन्होंने पूरी नालंदा की डायरी को लिखा है। जो भी मैं इतिहास बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू हुएनसांग की डायरी है। उनकी डायरी से मिलता है कि यह नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय की एरिया नॉर्थ टू साउथ 7 माइल था, ईस्ट एंड वेस्ट 3 माइल थे, यानी 10.5 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा यह विश्वविद्यालय फैले हुए थे। उस समय इसके 4 मुख्य दरवाजे थे, वो चारों 4 दिशाओं में थे। मेन दरवाजे पर जो द्वारपाल होते वो महान पंडित कहलाते थे। जो भी छात्र यहाँ चाइना, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा से एडमिशन के लिए आते, उनका टेस्ट परीक्षा द्वारपाल ही लेने के बाद उनकी एडमिशन होता। अब आप स्वयं सोचिए सर कि जिस विश्वविद्यालय का द्वारपाल ही महान पंडित थे, तो यहाँ का प्रोफेसर, प्रिंसिपल कितना नॉलेज के रहे होंगे। यह विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र, 1,500 शिक्षक के रहने की पूरी आवासीय विद्यालय था। यह विश्वविद्यालय में 108 सब्जेक्टों की पढ़ाई होती थी। उस समय कोई हॉस्पिटल नहीं था, जड़ी बूटी की दवाइयाँ यहाँ दिए जाते थे। ये बुद्धिज़्म का महायान यूनिवर्सिटी थी। यहाँ मूर्ति कला की पूजा होती थी। जो यहाँ बौद्ध मंदिर भी बनाए गए थे 108। हर हॉस्टल के लिए एक साधना प्लेस होता था। पहले यहाँ के लोग धर्म के लिए पढ़ाई करते, जो भगवान बुद्ध की स्तुति करते और यहाँ से पढ़कर गांव ग्राम में जाकर धर्मों का प्रचार किए। जो महामुगलाइना थे वह उन्होंने सांची गए थे, एमपी मध्य प्रदेश भोपाल में वो प्रचार करने। वहीं उनकी देहांत हुई। उनके याद में वहाँ सांची स्तूपा के नाम से बने हैं, वो महामुगलाइना की स्तूपा है। यह विश्वविद्यालय में बोलबाल भाषा जो चलती थी वो पाली भाषा। जितने बौद्ध शास्त्र हैं सभी पाली में हैं। यहाँ का लिपि जो चलता था वो ब्राह्मणी लिपि और शंख लिपि में लिखे जाते थे। इस विश्वविद्यालय के प्राचार्य उस समय पंडित शीलभद्र थे। अतिश दीपंकर श्री ज्ञान थे, नागा अर्जुना, पद्म संभवा, आर्जदेव, धर्म कीर्ति, यह सब यहाँ के स्कॉलर टीचर थे। उस समय इस विश्वविद्यालय में 3 बड़े ग्रंथालय थे, पुस्तकालय, जिसका नाम रत्नसागर, रत्नरंजिका और रत्नोदधि। रत्नसागर जो पुस्तकालय थी वो 9 मंजिला की बनी हुई बिल्डिंग थी। यह विश्वविद्यालय को 1200 ईस्वी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किए। उस समय दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी थे, उनके सेनापति बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किए। वो चाहते थे कि मेरा शासन है तो मेरा धर्म हो। यहाँ के छात्रों को भय दिखाकर मार भगाई। जो छात्र थे अपने पास, छात्रों के पास क्या होता है, बुक वो बुक ले गए जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका। आज वह कंट्री ही बुद्धिज़्म है। हमारे इंडिया में कोई स्टेट अभी बुद्धिज़्म नहीं हुआ। इस विश्वविद्यालय की पुस्तकालय में आग लगी, 6 महीने तक आग लगी रही। उसके बाद भूकंप आई, सारी बिल्डिंग ये मिट्टी की पहाड़ हो गई। इसकी खुदाई अंग्रेजों ने किया है, जो अब से इसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। पकड़ पहुँच के नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर देखो, पास से इसकी बनावट है। नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने बनवाया था। देखो गेट, देखो गेट। आज जो देश चला है किस धर्म को पकड़ कर आगे चला है? हमारा इंडिया पीछे क्यों छोड़ दिया? ये अगर
विश्वविद्यालय 2 लाइनों में मिला है। एक लाइन में ये जो देखने आई ये छात्रावास है, हॉस्टल। उस साइड में हम लोग है चैतियाज टेम्पल का पूजा करने की जगह। तो ये नालंदा ओनली जेंट्स एडमिशन थी, लेडीज अलाउ नहीं थी। यहाँ के छात्रों का वेशभूषा था माथा मुराए हुए गेरुआ वस्त्र धारण की, यानी बौद्ध भिक्षुक के निवास स्थान को बौद्ध विहार बोला गया। विहार कहने से ही ये स्टेट का नाम अभी विहार हुआ, बौद्ध विहार, यानी बौद्ध भिक्षुक लोग यहाँ रहते थे। अभी बिहार है, अभी आप लोग घूमने आए, पहले लोग यहाँ रहते और पढ़ते थे। जो विद्वानों की नगरी नालंदा है, हमने बताए हैं 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती, मनुष्य का आयु ही 100 वर्ष माना गया। इसीलिए नालंदा का दूसरा शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में न अलम द दाती इति नालंदा। इति मीन शेष, जहाँ ज्ञान देने का अंत नहीं हो वो जगह नालंदा है। अभी तक नालंदा का मुख्य गेट का पता नहीं चला, इसके ऊपर लोग खेती का कार्य कर रहे थे। अंग्रेज इस मिट्टी को हटाए तो ये ओरिजिनल बिल्डिंग मिला है। इन बिल्डिंग की ज्वाइंट में देखिए उस समय सीमेंट नहीं होते, ईंट के पाउडर है, सुरकी, चूना, मिट्टी, गुड़, उड़द का दाल, बेल का फल और कत्थे से ज्वाइंट है। अभी नालंदा 1 किलोमीटर की खुदाई हुई, मुख्य दरवाजे नहीं मिले, ये दीवार को काट कर नए दरवाजा बना जिसके ऊपर सीमेंट की ढलाई नया है। इतने बड़े आप कमरे बनाते हैं, इतनी मोटी यहाँ का तो एक एक छात्रों के लिए एक एक कमरे ये मिले गड्ढे वाले। अभी हम लोग भूकंप से ऊपर हैं, फर्स्ट लेयर पर हैं, नीचे ये ग्राउंड लेयर के कमरे हैं। एक छात्र के लिए कमरे हैं, उनके निकलने के लिए दरवाजे हैं, वो कॉरिडोर हैं, इनके ऊपर छत थी, छतों में ही खिड़कियां होती। एसी बस में देखे ना ऊपर में ही खिड़की होती, वैसे इसकी छत में ही खिड़कियां होते थे। स्काईलाइट वेंटिलेटर सिस्टम। एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल का ये कॉरिडोर है, ये अलग डिपार्टमेंट, ये अलग डिपार्टमेंट, ऐसे 108 बिल्डिंग थी, पाई होती थी। 2 हॉस्टलों के बीच में पैसेज मिले जिसमें आप लोग हिंदी फीचर फिल्म देखे होंगे, जौनी मेरा नाम। देवानंद हेमा मालिनी का फिल्म का शूटिंग का गाना इस जगह का है, जिसके ऊपर पुलिस वो दौड़ रहे थे, नीचे वो गाना हुई थी। गाने का बोल आप सुने होंगे, ओ मेरे राजा, ओ मेरी रानी। जब मिट्टी की पहाड़ थी तो वह मिट्टी का लेयर देखिए सर, नालंदा ऐसा ही मिट्टी की पहाड़ थी, लोग खेती का कार्य कर रहे थे। इतनी मिट्टी को धीरे धीरे अंग्रेजों ने खुदाई किया। खुदाई जब होता है ना, लोहे के औजारों से नहीं होते, लोहे के बरस होते, धीरे धीरे जैसे आप दांतों की सफाई करते वैसे मिट्टी की सफाई करके ये बिल्डिंग निकाले गई। इतना मिट्टी हटाने का कारण था अंग्रेज का कि यहाँ से जो अष्ट धातु की मूर्ति मिली, बुद्धा की मूर्ति, वो सारी मूर्ति को अपने देश ब्रिटिश लेकर चले गए। अब शेष छोड़ गए जो आज हमारी आपकी मुलाकात नालंदा में है। इन बिल्डिंग की ज्वाइंट देखिए ओरिजिनल है, ये देखिए वर्षा से गिर गई थी, हमारी भारत सरकार ने सीमेंट लगाए। जो नई बिल्डिंग ही लग रहे हैं पुराने हैं, पुरानी बिल्डिंग लग रही नई बिल्डिंग है। जब आप इतिहास के पन्ने खोलेंगे नालंदा, तब मुख्य पन्नों पर यही फोटो नजर आते नालंदा। यही भगवान बुद्ध के शिष्य सारीपुत्रा की स्तूपा है, जो हम लोग आगे चल के वंदना वंदना भी करेंगे। ये हॉस्टल के आगे ऊंची ये प्लेटफार्म है, ये योगा प्लेटफार्म है। बुद्धिज्म में बताया गया है बुक पढ़ने से नॉलेज नहीं होता है, बुक पढ़ने से पहले बच्चों को चाहिए योगा, ध्यान और साधना करने के बाद स्टडी करेंगे तो ज्ञान ज़्यादा होगा। तो वो साइड में जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो टेम्पल लाइन मिले हैं, पूजा लाइन। ये लाइन में सारे हॉस्टल मिले हैं जो आगे चल के देखेंगे। चलें, इन ईंटों का ज्वाइंट देखिए कितनी मसाला से है, कितनी धूप वर्षा में है। 1600 वर्ष पुरानी बिल्डिंग आज भी आप नालंदा देख रहे हैं, कितनी धूप वर्षा में बिल्डिंग कुछ नहीं हो रहा। उस समय की दीवारों की दो छात्र हॉस्टल के अंदर आते, बुद्ध को नमस्कार करने के बाद अंदर जाते। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये लकड़ी के दरवाजे होते थे, लकड़ियाँ के दरवाजे को बंद करने के लिए ये लकड़ी का खील होता। आप क्वेश्चन करेंगे ना, इतना मोटे लोग खील क्यों लगाते? उस जमाने में लोग को जानवर से भय था।
इसलिए मोटे मोटे खिल लगाते। अभी तो आदमियों से ही भय है। ये दरवाजे जो जल गए हैं, जो यहाँ आग लगी है, इन बिल्डिंग में देखिए जलने का दाग, यहाँ देखिए, ये सभी ओरिजिनल, ये आपका लकड़ी का दाग, जलने वाले दाग हैं। ये देखिए नीचे में जो लकड़ियाँ गिरी है ना, वो मिट्टी को ये पका दिए। उसका नाम है इंटरनेशनल नालंदा यूनिवर्सिटी इन राजगीर। आप लोग भैया अलग चले जाए। मेरे नालंदा आप देख रहे हैं जो 1600 वर्ष पुरानी दीवारें हैं। इतनी सुंदर बिल्डिंग होने का कारण है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम मिले हैं जो ओरिजिनल है। नालियाँ पुरानी है, इसमें सीमेंट का काम नहीं किए गए। आज भी जो बारिश होते हैं इसी नाले से पानी बाहर तालाब में चले जाती। ये ड्रेनेज पैसे चैम्बर है, हर जगह से जल आकर जमा होते, फिर तालाब में जाने की सुविधा थी। में एक सब्जेक्ट की शिक्षा होती थी। एक छात्रावास में 30 छात्र रहते और 3-4 प्रोफेसर लोग रहते थे। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, छात्र और टीचर रहने से अनुशासन में लोग रहते थे। तो एक छात्र के लिए कमरे हैं, उनकी ये दरवाजे हैं, दरवाजे लगाने की सिस्टम और उनकी ये गुप्त सामान रखने की जगह। उस जमाने का लॉकर सिस्टम है। अभी हम लोग बैंक में लॉकर होते, उस समय लोग दीवालों में ही छिपाते, क्योंकि मोटी मोटी दीवार हैं। इन दीवार की मोटाई 3 फुट से 12 फुट है। मोटी सही कहा कि भूटान की महारानी का साथ 4 वर्ष का नाती आया था गोद में, 7 वर्ष का था वो। 7 वर्ष का लड़का इस कमरे में उतर कर उन्होंने कहा कि ये मेरा पूर्व जन्म का कमरा है। क्योंकि भूटान की महारानी थी, उनके साथ प्रशासन भी थे, लोकल मीडिया वाले भी थे। मीडिया वाला तुरंत क्वेश्चन उठा दिए वो बच्चे से, कैसे मैं विश्वास करूं कि आपका ये कमरा रहा, आज आप विश्वविद्यालय के छात्र थे। कहीं मेरा पूर्व जन्म में मेरा नाम था बिलोचना। बिलोचना बौद्ध धर्म के बहुत बड़े स्कॉलर टीचर थे, इसलिए बिलोचना का नाम उन्होंने लिया। और यह विश्वविद्यालय की व्यवस्था जो मैंने अब बताई, ट्रेनिंग लेने के बाद वो बच्चे ने पूरी विश्वविद्यालय की व्यवस्था वो इस रूम में ही मीडिया वाले को बता दिए। वो आपको टीवी पर आ गए थे। इसलिए किस मनुष्य किस रूप में आए हैं ये कहना मेरा मुश्किल है। कौन सी सन की बात है? 1 जनवरी 2017 है, वो याद दिला दिए। आइए चलिए चलिए। कहने के कमरे, प्रोफेसरों की कमरे एक जैसे समान होते थे। और हर एक हॉस्टल के आंगन जो होती थी, ये आंगन में क्लासरूम होता था। उस जमाने का ये क्लासरूम है। ये ऊंचा स्थान देख रहे हैं, ये गुरुजी का स्थान है, लेक्चर स्टैंड, टीचर का स्थान। ये सारे पत्थर पिलर थे, ऊपर छत थी, छत सारे टूट गए। सेकेंड राजाओं ने यह क्लासरूम को बंद कर ये बौद्ध स्तूप का निर्माण किए। स्तूपा जानते हैं ना, यादगारी में मेमोरी बनते हैं, ये सॉलिड बिल्डिंग है। फिर थर्ड राजाओं ने इसके ऊपर हॉस्टल का निर्माण किए। ऊपर वाले कमरे हैं वो 9वीं शताब्दी की है, ये 7वीं की है, ये 5वीं की ईंटें हैं। जो ईंट की साइज है 15 इंची लंबा, 10 इंची चौड़ा और 3 इंची मोटे। यह मगध राज थी, रिच कंट्री था। यहाँ पढ़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लगती, फ्री एडमिशन होता था। पास वाले गांव से यहाँ घर आते, कोई गांव से चावल, दाल, घी, दूध। तो आगे चलेंगे तो हम लोग 2 अनाज रखने का भंडार देखेंगे और जल पीने के लिए कुएं भी मिले हैं। अब आप लोग को ज्ञान लेना नहीं है, कोई बात नहीं। यह देश भारत है। उस जमाने में जब यह क्लास चलते थे, उस समय यहाँ एक बुद्ध की मूर्तियाँ थी। लोग छात्र जो हॉस्टल में रहते वो पहले बुद्ध की वंदना करते, फिर क्लास करते थे। जिस समय यहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ थी, इसके ऊपर छत होने से रूम अंधेरा होता था, लाइट की व्यवस्था नहीं थी। लाइट के लिए ऐसे बताए जाते हैं कि गांव से जो घी आते थे, घी का यहाँ दीपक जलता था। वो ताक आपके गांव में भी रहा होगा, छोटे छोटे ताक।
लेकिन इस कमरे में लाइट के लिए क्या किए, दरवाजे पर 2 स्टोन रखे हैं। यह स्टोन का नाम है माइका स्टोन। माइका मीन्स अबरक होते हैं, चमकीली पत्थर हैं। इन पर जब सूरज की लाइट आती, ये लाइट कमरे को प्रकाशित करती। यह चमकीली पत्थर है या नहीं, कैसे देखेंगे? ये लाइट देखिए, मैं इस पर देता हूँ, इसमें चमक देखिए। और वो कमरे हैं अनाज रखने का भंडार। आगे जाकर अनाज भंडार को देख लीजिए। लीजिए इसको, लीजिए जाइए। ये देखो स्टेयरकेस है। उस टाइम ये पानी का कुआं है, पानी पीते होंगे ये बुद्ध भिक्षु और स्टूडेंट पढ़ने वाले। ये बैठते होंगे इस स्थान पर। अनाज वाली कोठरी है ये, इसमें अनाज रखा जाता था। तो अनाज रखने का भंडार जो आप देखते हैं, आपके घर में भी ड्रम होता है। ड्रम होता, वो गोल होता। मिट्टी का पात्र लोग बनाते, वो गोल में ही अनाज रखते। अब